चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसके एडुविजन परिवार में। और हम लोग फिर से आप लोग के लिए लेके आए हैं भारत दर्शन सीरीज। और इस भारत दर्शन सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं पाठ संख्या 9। इसमें हम लोग इससे पहले 8 भाग हम लोग कर चुके हैं इस भारत दर्शन सीरीज का। और इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को हमने पढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। और इन सारे राज्यों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, सिक्किम के बारे में भी पढ़े हैं। और जो लोग भी उत्तर पूर्वी राज्यों का क्लास नहीं किए हैं, इससे पहले जाके 8 क्लास आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग जो है आज हम लोग फिर से एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग आ जाएंगे एक नया राज्य जिसका नाम है झारखंड। और एक भारत का एक बहुत ही खनिज संसाधन, खनिजों की राजधानी जो कहा जाता है झारखंड। और झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। झारखंड किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कौन सी प्रमुख संसाधन है, यहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। और भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, उसका संबंध भी कहीं न कहीं झारखंड से ही है। और झारखंड जो एक बिहार का अभिन्न अंग माना जाता था, और इस झारखंड को बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को इससे अलग कर दिया गया। और इस झारखंड जो एक खनिज संसाधन क्षेत्र था, जो बिहार से अलग कर दिया गया, लगभग टोटल 18 जिले के साथ। और उसी झारखंड के बारे में अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। झारखंड जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और खनिजों की नगरी कहा जाता है झारखंड को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का भाग 9 यानी कि पार्ट 9, और जिसमें हम लोग पढ़ना है आज झारखंड के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग झारखंड को अपने इस भारत के नक्शे में कि झारखंड का स्थिति भारत के मैप में कहाँ है। तो अगर हम झारखंड को देखें तो जो झारखंड है इस प्रकार से दिखेगा। बिहार के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण वाले हिस्से में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है झारखंड। इस प्रकार से ये झारखंड। और अगर हम इस झारखंड के सीमा की बात करें, जो झारखंड का सीमा है, झारखंड के उत्तर में अपना राज्य बिहार है। उसके बाद झारखंड के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक राज्य आपको उड़ीसा लग रहा होगा। झारखंड के पूरब की बात करेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। और झारखंड के इधर देखेंगे तो झारखंड की सीमा एक उत्तर प्रदेश से लगता है और एक छत्तीसगढ़ से लगता है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों को टच करती है। झारखंड की सीमा, झारखंड जो सीमा है वो लगभग भारत के 5 राज्यों को टच करती है। एक आपका बिहार, नीचे उड़ीसा, उत्तर बिहार, दक्षिण उड़ीसा, पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल, और बाकी इधर आपका एक है छत्तीसगढ़, और एक क्या है आपका उत्तर प्रदेश। तो इन सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है कौन, झारखंड। इसके अलावा झारखंड के बारे में देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना है जो झारखंड है, झारखंड क्या है कि झारखंड एक भारत का एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का मतलब क्या है, ये जो है इसकी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं होता है। समुद्र के साथ झारखंड की सीमा साझा नहीं होता है, मतलब ये सभी राज्यों के बीच, यानी कि स्थलबद्ध क्या, स्थलबद्ध विभाग में आता है कौन, झारखंड। अब सुनिए, सबसे पहले झारखंड जंगलों की भूमि कहा जाता है झारखंड को। झारखंड को बोलते हैं जंगलों की भूमि। और जो झारखंड है इसके अगर हम गठन की बात करें तो झारखंड का गठन बिहार को तोड़कर ही झारखंड का गठन किया गया है। कब, तो 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया है। किसको अलग किया गया है, झारखंड को। अब सुनिए, अगर हम बिहार की स्थिति की बात करें, जो बिहार है, इस बिहार में झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में टोटल 55 जिला हुआ करता था। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो बिहार में कुल 55 जिले थे। और इस 55 जिले में क्या था कि जो बिहार का जो दक्षिणी जिला है, बिहार का जो दक्षिणी जिला है, उस दक्षिणी जिला के 18 जिले को मिलाकर, इस 18 जिले को मिलाकर बनाया गया कौन सा राज्य, झारखंड। और जितने भी खनिज संसाधन वाला क्षेत्र था वो कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। ठीक है, तो बिहार के दक्षिण के 18 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण किया गया, उस राज्य का नाम रखा गया झारखंड। और इस झारखंड को अलग कब किया गया बिहार से, तो 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर 2000। और आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को कितने राज्य का निर्माण हुआ है, 3 राज्य बना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिहार से अलग किया गया है झारखंड को, मध्य प्रदेश से अलग किया गया है छत्तीसगढ़ को, और उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है उत्तराखंड को। तो सन 2000 ईस्वी में भारत के 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ है। और 15 नवंबर को इसलिए क्योंकि 15 नवंबर को ही एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ है। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ है बिरसा मुंडा का, इसलिए
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में कि 15 नवंबर को उनका जन्मदिन है और इस 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड गठन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 15 नवंबर 2000। ठीक, और झारखंड की राजधानी सबको पता है, उसका नाम है रांची। झारखंड की जो राजधानी है वह है रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची। इसके अलावा झारखंड की सीमा हमने देखा अभी कितने राज्य से लगता है, 5 राज्य। झारखंड की सीमा लगता है 5 राज्यों से लगता है, और ये 5 राज्य का नाम हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से राज्य है? एक है आपका बिहार, ठीक है, बिहार के बाद क्या है आपका उड़ीसा, नीचे में उड़ीसा चला गया। इसके बाद एक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद एक आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और एक आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो झारखंड की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ साझा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्तमान में जिला की बात करें झारखंड में, जब अलग हुआ था झारखंड तो झारखंड में कुल जिले कितना था, तो 18 जिले थे, और वर्तमान में जिला है कितना झारखंड में, 24 जिले। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से 55 में से अगर 18 चला गया तो कितना जिला बचा था बिहार में, हटाएंगे तो कितना बचेगा, 37 बचेगा क्या? 55 में से 18 जिला चला गया तो कितना जिला बचा होगा बिहार में, 37 जिला बचा होगा। ठीक है, 55 में से 18 के कितना बचेगा, 37, यानी कि बिहार में उसमें टोटल कितने जिले थे, बचा था 37 जिला। उसके बाद क्या था कि आपका सन 2001 में बिहार का 38वां जिला बनता है, जिसका नाम क्या होता है, अरवल। और ये जो अरवल है जहानाबाद को काट करके बनाया गया है, तो बिहार का 38वां जिला का नाम है अरवल, और ये अरवल बना है सन 2001 में, झारखंड के बनने के बाद बना है। ठीक है, चलिए तो वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। और झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी की सरकार है वर्तमान में, तो ऐसे गठबंधन की सरकार है झारखंड में। झारखंड में 1972 में झारखंड में एक पार्टी का गठन हुआ था 1972 में, यहाँ की राजकीय पार्टी है, उसका नाम है झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको JMM कहा जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इस पार्टी की स्थापना 1972 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जिसको गुरुजी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में इनकी देहांत हो चुका है। शिबू सोरेन के द्वारा 1972 में एक पार्टी बनाया गया था जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसका जो चिन्ह था, ठीक है, इसका जो अगर हम चिन्ह की बात करेंगे, ठीक है, इसका जो चिन्ह है आपका वो है तीर धनुष, इसका चिन्ह है आपका तीर धनुष। ठीक है, और इसी पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, जिसका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे तो वर्तमान में गठबंधन है, आरजेडी है, उसमें जदयू है, उसके मिला के पार्टी बनाई गई, उसमें कांग्रेस भी है। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें यहाँ पे इसी, और आपको ध्यान रखना है, झारखंड के पहले CM, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, उसका नाम है बाबूलाल, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, श्री द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा झारखंड में अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो झारखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, झारखंड में राज्यसभा की सीटें हैं, झारखंड में जो आपका लोकसभा की सीटें हैं टोटल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 81 सीटें। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो झारखंड है वह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, क्योंकि झारखंड के विधानमंडल में सिर्फ एक सदन है, उसका नाम है विधानसभा। ठीक है, झारखंड एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, जहाँ पे विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 81 सीटें। ठीक है, चलिए राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, और इसमें यहाँ पे एक पार्टी गठन हुआ था, उसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो वर्तमान वहाँ की सरकार भी है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे झारखंड के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, झारखंड आपके सामने दिख रहा होगा। झारखंड की यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, झारखंड की रांची, राजधानी क्या है यहाँ पे, रांची दिख रहा होगा। कि झारखंड के कुछ बड़े बड़े यहाँ पे, झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जिला का नाम दिया गया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका पूर्वी सिंहभूम जिला है, पश्चिमी सिंहभूम जिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिला यहाँ के बड़े जिलों में आता है, ठीक है। चलिए, और आपका रामगढ़ यहाँ पे छोटे जिलों में आता है। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक उत्तर प्रदेश, यहाँ पे दिख रहा है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ है आपका सॉरी उड़ीसा, यहाँ है पश्चिम बंगाल और यहाँ है बिहार। टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। इस 5 राज्यों के साथ सीमा सजा होता है किसका, तो झारखंड का, ठीक है। चलिए आगे है झारखंड का राजकीय वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष, झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका है साल, ठीक है, साल। और एक प्रश्न है कि साल, साल जो वृक्ष है, साल वृक्ष के नीचे किस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कौन है वो। तो ध्यान रखना है यहाँ का वृक्ष क्या है, साल है, साल, ठीक है। के बाद यहाँ का पुष्प है, उसका नाम है पलाश, पुष्प है यहाँ पे पलाश। उसके बाद है पशु, और झारखंड का जो राजकीय पशु है आपका है हाथी। झारखंड का राजकीय पशु वह है हाथी, झारखंड का राजकीय पशु वह है हाथी, ठीक है। और झारखंड का राजकीय पक्षी है, आ जाओ भाई, झारखंड का राजकीय पक्षी है वह है आपका कोयल, झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये झारखंड के बारे में। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। पक्षी क्या है, कोयल है। और पशु क्या है, हाथी है, ठीक है। चलिए, पशु यहाँ का राजकीय पशु क्या है, हाथी। आगे बढ़ते हैं। अरे 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 भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। झारखंड की महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है दामोदर, दामोदर। झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दामोदर। इसके अलावे, दामोदर के अलावे अगर बात करेंगे यहाँ पे, दामोदर, इसके अलावा यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा, दामोदर स्वर्ण रेखा खरकई, दामोदर स्वर्ण रेखा, दामोदर स्वर्ण रेखा खरकई। इसके अलावा बराकर, इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, बराकर, बराकर। इसके अलावा कोनारी, कोनारी। ये सारी नदियां झारखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे इन नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि नदियां किस लिए खास है यहाँ पे। झारखंड की महत्वपूर्ण नदियों में दामोदर, स्वर्ण रेखा, खरकई, बराकर, कोनारी नदी, ये झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा ये झारखंड की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें झारखंड के प्रमुख पर्वत और पठार की, झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है, उसका नाम है, ध्यान रखना है आपको, पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ, पारसनाथ। और ये पारसनाथ, ध्यान रखना है, ये पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे पारसनाथ। और झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और जो छोटा नागपुर का पठार है, यह क्या है, खनिज की पेटी है ये, खनिजों की ये पेटी है, खनिजों का भंडार है कहाँ का, छोटा नागपुर के पठार में। और इस छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश, मतलब यहाँ पे खनिज संसाधन भरे पड़े हैं। रूर जर्मनी का जगह है, जर्मनी का स्थान है रूर, जो राइन नदी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे लौह अयस्क और कोयला की मात्रा अधिक पाया जाता है, और इसलिए भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को।
भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। आज डिस्टर्ब कर रहा है ये। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना है ये छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार है और इस पठार को दामोदर नदी, ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का ये पठार है, छोटा नागपुर का ये पठार है और इस पठार को दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। एक कहलाता है हजारीबाग का पठार, एक कहलाता है आपका हजारीबाग का पठार और दूसरा कहलाता है आपका रांची का पठार। हजारीबाग का पठार, दूसरा है आपका रांची का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। दो भाग में बांट दिया एक को, एक कहलाया आपका हजारीबाग का पठार और एक कहलाया आपका रांची का पठार। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखना है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आपका कोयला यहाँ पे पाया जाता है, लौह अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं, इसके अलावा अभ्रक पाया जाता है। तो बहुत सारे खनिज संसाधन से संपन्न है कौन है, वो आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए और यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है छोटा इसके बारे में, झारखंड के बारे में। यहाँ का महत्वपूर्ण जलप्रपात उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल्स। और ये हुंडरू वाटरफॉल्स झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। और ये जो हुंडरू वाटरफॉल्स है, इस हुंडरू वाटरफॉल्स का संबंध है किस नदी से, स्वर्ण रेखा नदी से। हुंडरू वाटरफॉल्स आपका स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। और ये एशिया के एक बड़े जलप्रपातों में से एक है कौन, हुंडरू जलप्रपात। एशिया के एक बड़े जलप्रपात में माना जाता है कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे एक और जलप्रपात ध्यान रखना है आपको, उसका नाम है दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात। और जो दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात आपका है कांची नदी पर, दसम जलप्रपात है आपका कांची नदी पर। ठीक है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर। ठीक है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर। इसके अलावा लिखिए फटाफट, दसम जलप्रपात कहाँ है, कांची नदी पर। इसके अलावा लिखना है सारनी जलप्रपात, सारनी जलप्रपात शंख नदी पर, सारनी जलप्रपात शंख नदी पर। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात ये आपका है रारू नदी पर। ठीक है, चलिए तो सबसे महत्वपूर्ण हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल्स स्वर्णरेखा नदी पर है ये, और ये एशिया के एक बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है हुंडरू वाटरफॉल्स। ठीक है, चलिए दसम जलप्रपात कांची नदी, सारनी वाटरफॉल शंख नदी और गौतम धारा जलप्रपात आपका रारू नदी। ठीक है, चलिए और पठार की बात करेंगे तो आपका छोटा नागपुर का पठार है जो आपका दो भाग में बढ़ जाता है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। और यहाँ के सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है पारसनाथ। ठीक है, और पारसनाथ जो है ये यहाँ पे एक पवित्र स्थल भी है, जैन धर्म से संबंधित है ये पारसनाथ। ठीक है, चलिए इसके अलावा झारखंड की अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, झारखंड के अगर हम यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, उसका नाम है बेतला। झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ध्यान रखना है झारखंड के बारे में, झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क उसका नाम है आपका बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलिए इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य में ध्यान रखना है आपको पलामू, पलामू, उसके बाद दलमा, पलामू दलमा, हजारीबाग, पलामू दलमा हजारीबाग, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है झारखंड के। इसके अलावा यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है पलामू के नाम से, तो पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ है आपका, झारखंड में। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। ठीक है, नेशनल पार्क बेतला, वन्यजीव अभ्यारण्य दलमा, ध्यान रखना है आपको दलमा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे झारखंड के कुछ हम महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में आपको ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जो हमारे हैं देवघर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है हमारे भोले बाबा की नगरी देवघर। ठीक है, और जो देवघर है आपका यह एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, हाँ भोले बाबा की नगरी, और ये सावन का महीना आ रहा है। देवघर जो है ये एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, भगवान शिव का यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए
तो देवघर यहाँ का एक बहुत ही क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये अभी हम बोले हैं आपको कि जो पारसनाथ है, ये पारसनाथ भी यहाँ का एक बहुत ही तीर्थ स्थल है। किस धर्म के लिए? ध्यान रखना है कि पारसनाथ जो एक तीर्थ स्थल है किसके लिए? जैन धर्म के लिए। ठीक है, पारसनाथ आपका है जैन धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल। ठीक है, इसके अलावा और बात करें यहाँ पे आपका एक और चीज ध्यान रखना है आपको, रजरप्पा मंदिर। रजरप्पा रजरप्पा मंदिर ये भी आपका झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध है। रजरप्पा मंदिर जो है झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे छिन्न मस्तिका माता का यहाँ पे पूजा किया जाता है। और रजरप्पा में जो है अ, बलि बलि यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में दिया जाता है बलि। ठीक है, बकरे की बलि दी जाती है यहाँ पे। तो बकरा का बलि सबसे अधिक मात्रा में इसी रजरप्पा में दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये रजरप्पा यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो देवघर है, पारसनाथ है, रजरप्पा मंदिर है आपको। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, झारखंड का जो महत्वपूर्ण त्योहार है उसमें आपको ध्यान रखना है सरहुल। सरहुल सरहुल त्योहार जो है झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है। इसके अलावा सरहुल त्योहार के बारे में प्रश्न बनता है कि जो सरहुल त्योहार है किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जैसे संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं, संथाल जनजाति के लोग, मुंडा जनजाति के लोग इस त्योहार को मनाते हैं, सरहुल त्योहार। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कर्मा, सरहुल, कर्मा, सोहराय, सरहुल, कर्मा, सोहराय, ये जो त्योहार है ये झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अलावा यहाँ पे जनजाति की बात करेंगे तो संथाल है, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ठीक है, भूमि जनजाति, भूमिज, उसके बाद बिरहोर है, इसके बाद यहाँ पे कोल है। ठीक है, तो संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, बिरहोर, कोल, इन सारे जानतियों का संबंध है आपका, जनजाति का संबंध आपका है झारखंड से। इसके अलावा यहाँ के नृत्य, जैसे आपका एक नृत्य ऐसे उड़ीसा में भी होता है नृत्य, क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है, यहाँ पे पाइका नृत्य भी होता है। उड़ीसा में आपका सॉरी जो आपका झारखंड है, झारखंड में आपका झारखंड में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है छऊ। और ये छऊ ध्यान रखना आपको, सरायकेला छऊ, सरायकेला यहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पाइका के बारे में। ठीक है, पाइका है, छऊ है, और छऊ को हाल ही में क्या घोषित किया गया है? अर्धशास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है छऊ को। लिखिए फटाफट। ठीक है, चलिए फटाफट लिखा जाए। सरहुल, कर्मा, सोहराय, संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, बिरहोर, कोल क्या है यहाँ की प्रमुख जनजाति है। नृत्य में ध्यान रखना आपको छऊ, पाइका। ऐसे बिहार में होता है कौन सा नृत्य? होता है कौन सा? डोमकच। ठीक है, बिहार में होता है डोमकच, क्योंकि बिहार से ही थोड़ा सटा हुआ है तो यहाँ पे इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, डोमकच। और जो डोमकच नृत्य होता है किसके बाद? शादी के, मतलब जब बारात चली जाती है तो बारात जाने के बाद जो घर की जो महिलाएं होती है, घर की महिलाएं जो क्या करती है? डोमकच करती है। ठीक है, चलिए, तो डोमकच जो है महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला क्या है? एक लोक नृत्य है जो खास करके बिहार में होता है। और चूंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था तो यहाँ भी ये नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अब जो झारखंड जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है उस चीज में हम लोग आते हैं। झारखंड जो खनिज संसाधन की राजधानी कहा जाता है, झारखंड में, झारखंड को खनिज संसाधन की राजधानी कहते हैं। और झारखंड जो भी खनिज यहाँ पे लिखा गया है, इन सारे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है एक राज्य, उसका नाम है झारखंड। और झारखंड में सभी लोगों को पता होता है कि झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है झरिया। झरिया, झरिया। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको बोकारो, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, बोकारो, गिरिडीह। इसके बाद आपको धनबाद, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। उसके बाद ध्यान रखना आपको कर्णपुरा। ये सारा क्षेत्र है आपका झारखंड का जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। और भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार भी कहाँ है? कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक क्या है? भारत में कोयला का भंडार। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि झारखंड, उसके बाद कि भारत में पहली बार कोयला खदान खोजा गया है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और भारत में लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है, तो आंसर होगा क्या? झारखंड। और कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य एक महत्वपूर्ण है उड़ीसा, और कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए, और
इसके अलावा लौह अयस्क की बात करेंगे तो लौह अयस्क में ध्यान रखना आपको बहुत ही प्रसिद्ध जगह, उसका नाम है नोआमुंडी। नोआमुंडी, ठीक है, नोआमुंडी। इसके अलावा आपको सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको गुआ। ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क में पढ़े होंगे आप लोग मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। जो सबसे उच्च कोटि का जो लौह अयस्क होता है कौन होता है? मैग्नेटाइट। और सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका? हेमेटाइट का। और भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? हेमेटाइट का होता है, ठीक है। और सबसे उत्तम कोटि का जो लौह अयस्क होता है कौन होता है? वो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा तांबा की बात करेंगे। जो तांबा है, और ये जो पूर्वी सिंहभूम, इसको ध्यान रखना, इसको चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, चिड़िया कहा जाता है, चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, ठीक है। इसके अलावा जो तांबा है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको मलंजखंड, सॉरी मलंजखंड नहीं, घटशिला, सॉरी, मलंजखंड मध्य प्रदेश पड़ता है, घटशिला। जो घटशिला है, घटशिला मौसाबनी, घटशिला मौसाबनी का जो क्षेत्र है झारखंड में, वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए, ठीक है। तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र घटशिला। और ध्यान रखना है कि भारत में तांबा प्रगलन केंद्र जो है अलग अलग स्थानों पे है। जैसे आपका, जैसे मलंजखंड पड़ता है कहाँ पे? मलंजखंड पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसी तरह आपका खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। उसी तरह आपका है एक घटशिला जो कहाँ पड़ता है? झारखंड पड़ता है। और यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध जगह है झारखंड का, उसका नाम है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। इसके अलावा ध्यान रखना आपको तुराडी, 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 ठीक है। तो जादूगोड़ा और तुराडी ये भी आपका है झारखंड में जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अभ्रक में ध्यान रखना आपको कोडरमा, झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना है विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है भारत में। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है कहाँ पे? भारत में, ठीक है। चलिए इसके बाद कोडरमा हो गया, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग, ठीक है। और चूना पत्थर के लिए आपको ध्यान रखना है पलामू, चूना पत्थर के लिए ध्यान रखना है आपको पलामू, पलामू है, हजारीबाग, ये सब प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए तो यह है झारखंड के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन। कोयला में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, कर्णपुरा। लौह अयस्क में नोआमुंडी, पूर्वी सिंहभूम और गोवा का क्षेत्र। तांबा में घटशिला और मौसाबनी का क्षेत्र। यूरेनियम का जादूगोड़ा और तुराडी का क्षेत्र। अभ्रक में कोडरमा, हजारीबाग का क्षेत्र। और चूना पत्थर में पलामू वगैरह, पलामू, हजारीबाग, यहाँ भी आपको क्या मिलता है? चूना पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं हम लोग उद्योग पे। झारखंड के अगर हम उद्योग की बात करें तो भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग लगा था मुंबई में, सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं। और भारत में पहला अगर हम बात करें सफल लौह इस्पात उद्योग, तो भारत का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग लगाया गया 1907 में। और ये कहाँ लगाया गया? झारखंड, और इस झारखंड का एक जगह है उसका नाम है जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड का एक स्थान है उसका नाम है जमशेदपुर, 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 ठीक है। झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया टाटा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया भारत का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग टिस्को। और ये जो टिस्को अगर आपसे पूछ दे कि जो टिस्को है, ये टिस्को जो है जमशेदपुर में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो आपको आंसर करना है कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी। और इसकी एक सहायक नदी उसका नाम है खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है कौन सा? जमशेदपुर शहर, जहाँ पे स्थित क्या है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके अलावा कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग अलग राज्यों में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, अलग अलग राज्य में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। और उसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक क्षेत्र है झारखंड का जिसका नाम है बोकारो, और बोकारो में भी जो है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया 1964 में, 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान
झारखंड में स्थापित किया गया बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और इसमें जो सहयोग करने वाला देश है उसका नाम है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के प्रयास से स्थापित किया गया बोकारो लौह इस्पात उद्योग 1964 में, और पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक ध्यान रखना है कि एक जगह है झारखंड की राजधानी रांची, और इस रांची में है लाह अनुसंधान संस्थान। लाह जो होता है, इस लाह से अलग अलग सामग्री बनाए जाते हैं, चूड़ी बनाए जाते हैं, और इस लाह को कहीं कहीं आपको लाख भी दिखेगा, लाख। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है लाख और लाह। तो लाह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। ठीक है, लाह अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। उस व्यक्ति का नाम है क्या? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। और ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है आपका 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ है बिरसा मुंडा का। और ये जो बिरसा मुंडा है, ये बिरसा मुंडा को धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा या इन्हें जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही एक विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह को बोलते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह, जो एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह हुआ करता था। मुंडा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह है। आज बहुत परेशान कर रहा है। मुंडा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, जो मुंडा विद्रोह की शुरुआत तो पहले ही हो गया था, लेकिन मुंडा विद्रोह अपने तीव्र अवस्था में, सबसे चरम अवस्था में रहा है 1899 से 1900 के बीच। अपने चरम पे पहुंचा है 1899 से 1900 के बीच। ठीक है, और ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया, और बिरसा मुंडा को सोते हुए ही पकड़ा गया था। और बिरसा मुंडा को जो है, बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 9 जून 1900 ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में ही क्या हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। मतलब ये इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, रांची जेल में, रांची जेल में ही जो है बिरसा मुंडा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है, लिख लीजिए इसको। इससे पहले आपको बताया गया है, चूंकि 15 नवंबर को जन्म है चूंकि बिरसा मुंडा का, इसलिए 15 नवंबर को मनाया जाता है क्या, कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। किनके जन्म दिवस को? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को रूप में मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, लिखिएगा आगे, एक और लिखिएगा, इसमें लिखना है एक पॉइंट और लिखिएगा और लिखिएगा। बिरसा मुंडा का एक नारा है जो इस बार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लिखिएगा, आबुआ आबुआ दसम, आबुआ दसम, आबुआ राज। ठीक है, ये नारा है इनका, आबुआ दसम, आबुआ राज। अबुआ दसम, या इसको दिसुम भी कहते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, अबुआ दिसुम, अबुआ दिसुम, अबुआ राज। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा देश हमारा शासन, हमारा देश हमारा राज। ठीक है, हमारा देश हमारा राज। ठीक है, इसका अर्थ होता है हमारा देश, हमारा देश हमारा राज, हमारा देश हमारा राज, अबुआ दिसुम, अबुआ राज। ये बिरसा मुंडा के द्वारा नारा दिया गया था। और इसके बाद इनके अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे कहा जाता है, इसको भी लिखना है। पहले एक बात पहले लिख लीजिएगा, फिर उसको लिखवाते हैं। लिखिएगा यहाँ 15 नवंबर को, सॉरी 15 नवंबर को मनाते हैं एक दिवस। उस दिवस का नाम क्या है? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को दिवस मनाते, इसको बोलते हैं जनजातीय गौरव
दिवस, जनजातीय गौरव दिवस लिख लिए। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 15 नवंबर को मनाते हैं। हाँ, एक बात और लिखना, लिखिएगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रखना है आपको बिरसा मुंडा के बारे में, क्योंकि बिरसा मुंडा से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके जन्म को लेकर, इनकी उपाधि को लेकर, इनको क्या कहा जाता है, मुंडा विद्रोह को लेकर कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना आपको कि मुंडा विद्रोह के एक और नाम जानते हैं, इसे कहते हैं उलगुलान विद्रोह, इसे कहा जाता है उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह का ही नाम है, इसको बोलते हैं उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, और इनकी मृत्यु हुआ है 9 जून 1900 को, रांची जेल में ही हो गया है मृत्यु। ठीक है, और जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे लिखना है नेक्स्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एक और हमें लिखना है, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। और हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, और इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत भारत में किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया है। उन्होंने अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित उन्होंने भारत में शुरू किया सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत, उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदियों पर जब बांध बनाकर अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जो भारत की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसका निर्माण, इसका नींव 1948 में रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत की पहली, इसके बारे में ध्यान रखना यह है क्या है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न यह है, जो दामोदर है, ये दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी के बारे में आपको बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला का निक्षेप है, भारत में सबसे अधिक कोयला निक्षेप पाया जाता है दामोदर नदी घाटी में। आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला, भारत में सर्वाधिक कोयला जो है दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक कोयला दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है, इसलिए दामोदर नदी को रूर नदी घाटी भी कहते हैं। दामोदर नदी को रूर नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए रूर प्रदेश किसको बोलते हैं तो आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो दामोदर नदी है, यह जो नदी है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी, दामोदर नदी जो है वह हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, और दामोदर नदी पर एक बांध है, ध्यान रखना है आपको, पंचेत बांध, पंचेत बांध है दामोदर नदी पर स्थित, पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है। ठीक है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। इसके अलावा एक चीज और चलते हैं, यहाँ पे एक नदी है उसका नाम है बराकर नदी, और ये सहायक नदी है किसकी, दामोदर की, बराकर नदी। और जो बराकर नदी है, इस बराकर नदी पर आपको ध्यान रखना है तिलैया बांध, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध। और कौन ध्यान रखना आपको, मैथौन बांध, मैथौन बांध। तो तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथौन बांध का संबंध है आपका बराकर नदी से। एग्जाम में कई बार आ चुका है, तिलैया बांध कहाँ है, झारखंड में है, किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोनारी नदी है यहाँ पे, और इस कोनारी नदी पर कोनार बांध,
कोनारी नदी पर कुनार बांध, कोनारी नदी पर कुनार बांध, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है और ये कुछ महत्वपूर्ण बांध है वहाँ के, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह यहाँ पे, उसका नाम है नेतरहाट। नेतरहाट इसे कहा जाता है पर्वतों की, इसे कहा जाता है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी नेतरहाट कहा जाता है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे नेतरहाट में, यहाँ पे स्कूल भी बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है नेतरहाट का। इसके अलावा आपको एक और जगह का नाम याद रखना है, ठीक है, झारखंड में नेतरहाट ये हो गया। इसके अलावा एक पूछा गया प्रश्न है कि झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया कहाँ है? झुमरी तलैया ध्यान रखना आपको, ये भी झारखंड में ही, झुमरी तलैया भी संबंध है झारखंड से और यहाँ से रेडियो प्रसारण भी होता है। झुमरी तलैया कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन सारे फैक्ट्स को हमने देखा है, ठीक है। जो यहाँ की जनजाति है, जो खनिज संसाधन है, जो यहाँ की नदियाँ हैं, जो यहाँ की महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने झारखंड में हमने देखा है, ठीक है। चलिए जितना महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकता था झारखंड के बारे में वो सारे लोग सारे फैक्ट्स को हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं झारखंड के बारे में, ठीक है। चलिए यह है हमारे सामने एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम है झारखंड, जो खनिज संसाधन से क्या है, पूरी तरह संपन्न राज्य है, जो अलग हुआ है किससे? बिहार से। तो झारखंड झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को, जिसकी राजधानी क्या है? रांची है। और इसकी सीमा भारत की कितने राज्य से लगती है? 5 राज्य से, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो झारखंड में कुल कितने जिले थे? 18 जिले थे। और बिहार में कितने थे? 55 जिले थे। लेकिन बिहार में वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। इसके अलावा झारखंड में एक नई पार्टी बना था उस समय 1972 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, और इसके संस्थापक थे शिबू सोरेन, जिसका चिन्ह है तीर और धनुष। और शिबू सोरेन को कहा जाता है, इसे जो शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से भी जानते हैं शिबू सोरेन को। इसके अलावा यहाँ पे लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी और पहली महिला यहाँ की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की क्या है? राष्ट्रपति है। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें, यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? साल है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, उस प्रमुख नदी में आपका कौन सा? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर और कोनारी नदी। और इन सारी नदियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पे, इन संधि पर किस किस प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है और कौन से बहुउद्देशीय परियोजना उसका नाम हम लोग आगे पढ़ें। इसके अलावा आते हैं अगला, आगे है झारखंड में अगर हम पर्वत पठार की बात करें, झारखंड का एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? पारसनाथ। और छोटा नागपुर के पठार की सबसे हाईएस्ट पीक भी यही माना जाता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना आपको, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी भी कहाँ है? झारखंड में, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी भी आपका है झारखंड में, ठीक है। चलिए इसके अलावा छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत के खनिज की पेटी कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत में क्या है, इस छोटा नागपुर के पठार में खनिज संसाधन क्या है? पूरी तरह से भरा पड़ा है। और यहाँ के महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात की हम लोग, हुंडरू वाटरफॉल्स जो नदी है, स्वर्णरेखा नदी रांची में स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। सारणी जलप्रपात शंख नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात आपका रारू नदी पर है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको दामोदर नदी दो भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। एक हजारीबाग का पठार और एक कहलाता है रांची का पठार। इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है पलामू, दलमा और हजारीबाग है। और टाइगर रिजर्व यहाँ पे एक है, उसका नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। इसके अलावा प्रमुख तीर्थस्थल में हमने देखा है, ठीक है, यहाँ पे देवघर है जो ज्योतिर्लिंग में शामिल है, पारसनाथ है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा यहाँ पे है रजरप्पा मंदिर है, ठीक है। चलिए इसके अलावा रांची में आपका जो जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पे, जैसे जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में है, ठीक है। चलिए रांची में भी है छोटा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रमुख त्योहार की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सरहुल है, कर्मा है और सोहरा है। जनजाति की बात करेंगे संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, बिरहोर और कोल है। और नृत्य की बात करेंगे छऊ, जिसको सराय केला छऊ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पायका होता है और डोमकच होता है।
इसके अलावा खनिज संसाधन की बात करेंगे, खनिजों में संपन्न है कौन सा राज्य, तो उसका नाम है झारखंड। और यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, चूना पत्थर, ये सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। कोयला में आपका झरिया का क्षेत्र, और झरिया कोयला का सबसे क्या है भंडार है। झरिया बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, कर्णपुरा का क्षेत्र कोयला के लिए है। लौह अयस्क के लिए नोआमुंडी, पूर्वी सिंहभूम और गोवा का क्षेत्र है। तांबा के लिए घटशिला, मसावनी का क्षेत्र है। यूरेनियम के लिए जादूगोरा और तुराडी है। अभ्रक के लिए कोडरमा है और हजारीबाग है। चूना पत्थर के लिए आपका पलामू है। और भारत में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ पे उद्योग की बात की है, टिस्को है, टिस्को स्थापना 1907 में हुआ है और ये झारखंड में, और ये भारत का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग है जो उसकी स्थापना टिस्को में किया गया 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। और इस किस नदी के किनारे आपका, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। जब जगह का नाम क्या है, जमशेदपुर। और यहाँ पे आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया 1964 में, और सहयोग किसका लिया गया, तो सोवियत संघ का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लाह अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, रांची में। ठीक है, लाह अनुसंधान संस्थान रांची में। इसके अलावा हम लोग पढ़े यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875, इन्हें धरती आबा या जगत पिता के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ है, और इस विद्रोह को उलगलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ है 9 जून 1900 ईस्वी को, जेल में हुआ है। और इन्होंने नारा दिया था आबुआ दिसुम आबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज। और 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया है 1908 में। ठीक है, और यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण नींव रखा गया 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये भारत की पहली है। और यहाँ पे सबसे अधिक कोयला किस नदी घाटी मिलता है, दामोदर नदी घाटी मिलता है, इसलिए इस नदी घाटी को बोलते हैं भारत का रूर नदी घाटी कहते हैं। और ये इसी दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की क्या है, ये सहायक नदी है। और दामोदर नदी पर कौन सा बांध है, पंचेत बांध है। इसके अलावा यहाँ पे एक नदी है बराकर नदी, और इस बराकर नदी पर कौन सा बांध है, तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथौन बांध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथौन बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर। और कोनारी नदी पर कौन सा बांध है, तो कोनारी नदी पर कौन सा बांध है, कोनार बांध। और नेतरहाट जिसको क्या बोलते हैं, पर्वतों की रानी कहा जाता है। और झुमरी तलैया भी कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, चलिए चलिए, तो पर्वतों की रानी, पहाड़ों की रानी कौन है, नेतरहाट। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से हमने झारखंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, थोड़ा सा पर्वत को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पहाड़ी पर्वत थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको लिख लीजिएगा पहाड़ों की रानी, सही रहेगा। ठीक है, पहाड़ों की रानी। ठीक है, चलिए चलिए। इस प्रकार हमने आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का इस प्रकार हमने 9वां भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने लेके आ सकें। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत दर्शन सीरीज का जो 10वां पार्ट होगा उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।